नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदानी भाग और पठारी भाग। भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर हम इसे विभाजित करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार या पठारी भाग। राजस्थान का 61.11% भाग मरुस्थलीय, 9% भाग अरावली के अंतर्गत आता है, 23% भाग राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है और 6.89% भाग राजस्थान का पठारी भाग के अंतर्गत आता है। अब अगर जनसंख्या की बात की जाए तो मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या और निवास करती है। अरावली प्रदेश के अंदर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भाग के अंदर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। पठारी भाग के अंदर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। ये बात की हमने क्षेत्रफल की और क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या की। अब बात करते हैं जिलों की। मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के 12 जिलों में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो 13 जिलों में है। मैदानी भाग 10 जिलों में है और पठारी भाग है वो 7 जिलों के अंदर फैला हुआ है। अब अगर मिट्टी की बात की जाए तो मरुस्थलीय भाग की मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी। अरावली की चट्टानी मिट्टी है यानी पर्वतीय मिट्टी। मैदानी भाग की कछारी मिट्टी है। कछारी या जलोढ़। और पठारी भाग की मिट्टी है वो हल्की काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो ये बात की हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। अब अध्ययन करेंगे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान के 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। 61.11% भाग राजस्थान का मरुस्थलीय है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये आ गई अरावली। अरावली के जो पश्चिमी भाग है ये वाला भाग, ये पूरा मरुस्थलीय भाग है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 640 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 200 से 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। तो ये बात की हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई के बारे में। अब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करेंगे। इसके अगर ढाल की बात की जाए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो इसका ढाल है वो उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर है, क्योंकि जो लूणी नदी है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, लूणी नदी। तो मरुस्थल का ढाल है वो भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब हम विभाजित करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। 25 सेमी समवर्षा रेखा इन दोनों को अलग करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो इन दोनों को अलग करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले शुष्क मरुस्थल का। शुष्क मरुस्थल को भी हम दो भागों में विभाजित कर देंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त। शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थल का 41.5% भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को हमादा या चट्टानी या पथरीला मरुस्थल भी कहा जाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये पोखरण से जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़, लोदरवा, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की जो विशेषता है वो है रेतीले टीले, यानी बालू का स्तूप। इसकी विशेषता है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का निर्माण है वो पवन के चलने से होता है। पवन के द्वारा मिट्टी उठाई जाती है, उसका निक्षेपण होता है और फिर बनने वाली जो संरचना है उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप। दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो अत्यंत ही उपयोगी साबित होंगे। इनके अलावा दोस्तों एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण या जमाव किया जाता है तो बनने वाली संरचना को बालू का स्तूप कहते हैं। ये बात की हमने बालू का स्तूप की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग है, शुष्क मरुस्थल, उसका 58.5% है। बालू का स्तूप दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं। बालू का स्तूप का अब हम अध्ययन करेंगे। बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? बालू का स्तूप, सबसे पहला जो बालू का स्तूप है वो है बरखान। ये दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं और पवन की दिशा में इनका निर्माण होता है। ये होते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, और ये होती है पवन की दिशा, इन्हें हम कहेंगे बरखान। ये हो गया बरखान। दूसरा जो बालू का स्तूप है वो है अनुदैर्ध्य।
अनुदैर्ध्य। पवन की दिशा में यानी पवन के समांतर जो जिन स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें कहेंगे अनुदैर्ध्य। ये होगी पवन की दिशा। पवन की दिशा के समानांतर जिन स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। तीसरा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप है, पवन इसके जो समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है उन्हें हम कहेंगे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। ये 3 स्तूपों की हमने बात की। नेक्स्ट है हमादा। जब पवन कई दिशा से चलती है, पवन की दिशा कई दिशा की होती है, पवन इधर से भी है इधर से भी है, तो तारानुमा संरचना बनती है जिसे हमादा कहा जाता है। हमादा ये चौथा प्रकार है स्तूप का। पांचवा प्रकार की अगर बात की जाए तो पैराबोलिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महिला के हेयर पिन के समान संरचना वाले स्तूप है वो पैराबोलिक स्तूप कहलाते हैं। बरखान के विपरीत दिशा में इन स्तूपों का निर्माण होता है। ये भी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। पवन की विपरीत बरखान के विपरीत दिशा में इनका निर्माण होता है। ये भी अर्धचंद्राकार है और पवन की विपरीत दिशा में और बरखान के विपरीत जिन स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें पैराबोलिक स्तूप कहा जाता है। राजस्थान के प्रत्येक मरुस्थलीय जिले में पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले स्तूप है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप हैं। अब नेक्स्ट जो बालू का स्तूप की संरचना है वो शिप। बरखान के निर्माण के समय जब अचानक हवा की दिशा बदल जाती है तो बरखान बालू का स्तूप की एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है, तो इस आकृति को हम शिप आकृति कहते हैं। शिप आकृति कहते हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा बदल जाती है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तब शिप आकृति का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मरुस्थल को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। अर्ध शुष्क मरुस्थल ये 25 सेमी समवर्षा रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है। समवर्षा रेखा और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। घग्गर का मैदान, शेखावाटी का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि, और चौथा जो प्रकार है वो लूणी का अपवाह क्षेत्र, लूणी बेसिन। घग्गर के मैदान की अगर बात की जाए, घग्गर बेसिन की, तो इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं और इसकी जो विशेषता है, इसकी जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसे काठी या बग्गी कहा जाता है। काठी या बग्गी, काठी या बग्गी।
घग्गर नदी के पाट को काठी कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी का अंतःप्रवाह क्षेत्र, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है जोहड़। प्राकृतिक रूप से बने कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है। और इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है रन, यानी मानसून काल में जो अस्थायी तालाबों का निर्माण होता है उन्हें रन कहा जाता है। इसकी दो विशेषताएं हैं, जोहड़ और रन। प्राकृतिक रूप से बने कुएं को जोहड़ कहा जाता है, कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है। और मानसून के दौरान बनने वाले अस्थायी तालाब है वो रन कहलाते हैं। ये शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र की विशेषता है। नागौरी उच्च भूमि की अगर बात की जाए तो इसकी जो विशेषता है वो है सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें और नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। और कुब्बड़ पट्टी, नागौर और अजमेर के बीच फ्लोराइड की मात्रा वाला जो भाग है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। तो ये नागौरी उच्च भूमि की विशेषता है। लूणी बेसिन की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो गोडवाड़ा बेसिन, गोडवाड़ा बेसिन, ये जालौर में है। नेहड रण क्षेत्र, ये भी जालौर में है। और लवणीय पौधे ये बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बात की हमने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अब बात करते हैं मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की। मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंडीन झीलें। खंडीन झीलें मरुस्थलीय क्षेत्र में जो धोरों के बीच निम्न भूमि पाई जाती है उसमें बरसात के पानी का एकत्रित होना खंडीन कहलाता है। खंडीन झीलें, इनका उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। जब बारिश का पानी यहाँ भर जाता है निम्न क्षेत्रों में तो इन्हें कहते हैं खंडीन। खंडीन, और इनका उपयोग है वो कृषि कार्य हेतु किया जाता है। जैसलमेर के उत्तरी भाग में ये झीलें पाई जाती है। इनकी जो शुरुआत थी वो पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ये खंडीन झीलें गेहूं, जौ, चना व सरसों के लिए उपयोगी है। ऊपरी भाग को थली कहा जाता है। रन या टाट, सेकंड प्रकार है वो है रन या टाट। मानसून के दौरान जो अधिक समय तक पानी भरे रहने के कारण भूमि है वो दलदली और अनुपजाऊ हो जाती है, उसे टाट या रन कहा जाता है। प्रमुख रनों की अगर बात की जाए, प्रमुख रन और स्थान, जन क्षेत्र, सबसे पहले जो प्रमुख रन है वो है ताल छापर। ताल छापर रन है, ये चूरू के अंदर है। परिहारी रन क्षेत्र, ये भी चूरू के अंदर है। थोब, थोब रन क्षेत्र, थोब रन क्षेत्र ये है जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर। थोब रन क्षेत्र ये है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर। और बाप और फड़ौदी रन क्षेत्र ये जोधपुर के अंदर है। भाकरी रन क्षेत्र, भाकरी, भाकरी भी जैसलमेर में है। और पोखरण, पोखरण रण क्षेत्र है ये भी जैसलमेर के अंदर है। पोखरण रण क्षेत्र की दो प्रमुख घटनाएं हैं। 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु प्रशिक्षण यहाँ किया गया था। 18 मई 1974 को, और उससे नाम दिया गया था बुद्धा मुस्कुराए, बुद्धा मुस्कुराए। 18 मई 1974 को। और दोबारा
11 और 13 मई 1998 को दोबारा यहाँ परीक्षण किया गया था, तो उसे नाम दिया गया था बुद्धा फिर मुस्कुराए। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी पोखरण रण क्षेत्र की, जो जैसलमेर के अंदर है। तो ये बात की हमने रण क्षेत्रों की। अब बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की। नेक्स्ट जो विशेषता है, मुख्य पॉइंट है, वो है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, ये जैसलमेर के अंदर है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है। यहाँ जुरासिक काल के लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। लकड़ी के अवशेष प्राचीनतम 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के प्राचीनतम यानी जुरासिक काल के यहाँ जीवाश्म पाए गए हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है। इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर यह आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित। आकल गांव का नाम है, वुड का मतलब लकड़ी, फॉसिल का मतलब जीवाश्म, और पार्क का मतलब उद्यान। तो ये बात की हमने आकलवुड फॉसिल पार्क की। अब बात करते हैं बाप बोल्डर। बाप बोल्डर बाप क्षेत्र में, जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें हैं। ये हिमानी के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। हिमानी के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। ये परमो कार्बोनिफेरम काल की हैं। बाप बोल्डर है वो परमो कार्बोनिफेरम काल की हैं चट्टानें हैं। इनका निर्माण हिमानी के निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट जो विशेषता है मरुस्थलीय प्रदेश की, वो है जलपट्टी। मरुस्थलीय क्षेत्र में मीठे पानी की एक जलपट्टी पाई जाती है, जो घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती के पाटे में बहती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष होने के कारण यहाँ मीठा पानी पाया जाता है। और ओएनजीसी द्वारा यहाँ एक परियोजना चलाई गई है, सरस्वती प्रोजेक्ट, मीठे पानी की उपलब्धता के लिए। यहाँ एक नलकूप स्थित है जिसे चांदन नलकूप कहते हैं। चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर है। चांदन नलकूप, इसे थार का गड़ा भी कहा जाता है। थार का गड़ा। इस क्षेत्र में पोखरण से मोहनगढ़ तक यह क्षेत्र है। सरस्वती नदी का अवशेष है यहाँ। तो मीठे पानी के कारण यहाँ सेवन व लीलोन घास उगती है। सेवन व लीलोन घास यहाँ उगती है, लीलोन। और चांदन नलकूप यहाँ स्थित है जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। जलपट्टी वास्तव में प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। सरस्वती प्रोजेक्ट ओएनजीसी द्वारा चलाई गई एक पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट जो बात है वो है नखलिस्तान। सरस्वती नदी का अवशेष होने के कारण यहाँ हरियाली विकसित हो जाती है। सेवन व लीलोन घास के उगने के कारण तो इस क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट जो बात है वो है दरियन। गतिशील बालुका स्तूपों को दरियन कहा जाता है। गतिशील या स्थानांतरित होने वाले बालुका स्तूपों को दरियन कहा जाता है। धोरे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धोरे दोस्तों लहरदार बालुका स्तूपों को धोरे कहा जाता है। नेक्स्ट बात है मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। किन्हीं कारणों से मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना
मरुस्थलीय मार्च कहलाता है। मरुस्थलीय मार्च है वो हरियाणा की तरफ हो रहा है, हरियाणा की तरफ हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो बरखान बालुका स्तूपों का। बरखान बालुका स्तूप के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बरखान कहलाते हैं। पवन की दिशा में इनका निर्माण होता है और इन स्तूपों का सर्वाधिक योगदान है रेगिस्तान मार्च यानी रेगिस्तान के स्थानांतरण में। ये बात की हमने बालुका स्तूपों के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मरुस्थल की स्थिति की अगर बात की जाए तो मरुस्थल है वो 15% पाकिस्तान के अंदर है और 85% है वो भारत के अंदर है। मरुस्थल 15% भाग मरुस्थल का है वो पाकिस्तान के अंदर है और 85% भाग मरुस्थल का है वो है भारत के अंदर। और भारत में भी लगभग 62% भाग मरुस्थल का 85 में से राजस्थान के अंदर है और बाकी जो भाग है वो गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। पीवड़ा दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है पीवड़ा। पीवड़ा जो तो एक सांप की प्रजाति है जो जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। यह पीले रंग का होता है। पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, सांप। तो यह बात की दोस्तों हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।